हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोर्स पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसी चीजें लेकर के आया हूं जो आपके पूरे मुकदमे में काम आएंगी। अब देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पर जो कानून व्यवस्था है वो सब किताबों में दर्ज है। आप किताबें खरीदेंगे, पढ़ेंगे, उनमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। सीआरपीसी, आईपीसी और भी जितने हमारे कानून हैं, भारत का संविधान है, सब कुछ अवेलेबल है। इसके साथ साथ आजकल सोशल मीडिया पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। सोशल मीडिया मीन्स यूट्यूब पर मिल जाएगा, गूगल पर मिल जाएगा और साइट्स हैं दुनिया भर की, वहां पे आपको मटेरियल मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब बात यह है कि क्या वो जो मटेरियल है वो आपके केस में बिल्कुल उसी तरह से फायदा पहुंचाता है जैसा कि उसमें कुछ लिखा हुआ है। जिन लोगों के केस बहुत समय से चल रहे हैं उन लोगों ने महसूस किया होगा कि कानून तो हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे हैं लेकिन उनका इंप्लीमेंटेशन नहीं है। यानी कि जब प्रैक्टिकली केस चलता है तो वो लोग इतना हैरेस होते हैं, जबकि उनके पास ऐसे कानून है, उन्हें पता है ये हमारे राइट्स हैं, लेकिन उसका यूज नहीं कर पाते। ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों, जो किताबों में लिखा है उसका इंप्लीमेंटेशन हमारे यहाँ कम होता है, लेकिन वास्तव में प्रैक्टिकल व्यवहार में जो काम होता है वो अलग तरीके से होता है। तो अगर प्रैक्टिकली आपका कोई भी केस चल रहा है, जैसे अधिकतर मेरे पास जो मामले आ रहे हैं 498 आईपीसी, सेक्शन 376 आईपीसी, सेक्शन 377 आईपीसी, इस तरह के मामले जो भी आ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर प्रैक्टिकली आपको समझना होगा कि किस तरह से आपको इन मामलों को डील करना है, किन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, कैसे आप इसमें सफलता पा सकते हैं। वरना दोस्तों कोई रास्ता नहीं है, फिर आप सालों तक इसमें लगे रहिए, केस लड़ते रहिए, रिजल्ट कुछ नहीं है। तो इसलिए आप इन बातों को जो आज की इस वीडियो में बता रहा हूं ध्यान से समझिएगा, और यदि आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो उस मिस्टेक को तुरंत सुधार लीजिएगा, आपको निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, ये पूरी जानकारी आप सबके काम आ सकती है जिन लोगों के केस हो रखे हैं या फिर जिनके साथ ऐसा है कि उनके ऊपर लिटिगेशन होने वाला है, या उनको पता चला है कि किसी ने, उनकी वाइफ ने, उनके हस्बैंड ने उनके ऊपर केस कर दिया है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए मेरे साथ इस वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। अब दोस्तों, केस कैसे जीता जाता है हम इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज होती है आपकी डॉक्यूमेंटेशन। यानी देखिए, जब भी कोई केस आप डालते हैं तो सबसे पहले आप एक पिटीशन फाइल करते हैं। अब वो पिटीशन आपकी किस लेवल पर है उस पर आपका पूरा मुकदमा डिपेंड करता है, क्योंकि अगले 10 साल तक अगर आपका मुकदमा चलता है तो उस पिटीशन के बेस पर चलेगा। दूसरा, यदि आप रिस्पोंडेंट हैं, यानी कि सामने वाली पार्टी ने आपके ऊपर केस कर दिया है, तो आपको पिटीशन रिसीव होती है और आपको उसका जवाब देना होता है या फिर उसका ऑब्जेक्शन फाइल करना होता है। तो उस केस में आपका जो जवाब है वो कितना स्ट्रांग है, उसका लेवल, उसका स्टैंडर्ड क्या है, उस पर डिपेंड करेगा आपका मामला आगे कितना स्ट्रांग रहेगा, कितना उसको बल मिलेगा, वो कितना मजबूत माना जाएगा। तो कुल मिला के पहली बात ये हो गई कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। सेकंड चीज दोस्तों, एडवोकेट। एडवोकेट दोस्तों कुछ भी कर सकता है। एडवोकेट अगर आपका अच्छा है तो वो आपके मरे हुए मुकदमे में भी जान फूंक सकता है। अब दोस्तों, सवाल ये आता है कि अपने केस के लिए हम एडवोकेट कैसे चुने। रेगुलर बहुत सारे कॉल आते हैं मुझे ऑल ओवर इंडिया से, सर हम इस स्टेट से हैं, यहाँ से हैं, क्या आपका कोई यहाँ पर जानने वाला है जिसके बारे में आप हमें बता दें और हम उसे एडवोकेट अपॉइंट कर लें। तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता कि ऑल ओवर इंडिया में सबको जानता हूं, लेकिन आपको अपने शहरों में रहते हुए कैसे अच्छा एडवोकेट अपने लिए चूज करना है, इसमें दोस्तों कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से आपको समझनी है और उन चीजों को आपको अप्लाई करना है। दोस्तों, पहली चीज सबके दिमाग में ये होता है कि किसी ऐसे एडवोकेट को ढूंढा जाए जिसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो। किसी का 40 साल का एक्सपीरियंस हो सकता है, एज ज्यादा है, किसी का 50 साल का एक्सपीरियंस हो सकता है। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो एक्सपीरियंस होता है मैटर जरूर करता है, क्योंकि किसी का ज्यादा एक्सपीरियंस है तो ऑब्वियसली उसने ज्यादा चीजों को देखा होगा। लेकिन यहां भी बहुत सारी चीजें होती है। कई सारे एडवोकेट ऐसे होते हैं जो वकालत के अंदर एंटर ही 50 साल की एज में होते हैं, या फिर 50 से भी ज्यादा 55 साल की एज में, या फिर आफ्टर रिटायरमेंट वकालत के अंदर एंटर होते हैं। तो आप ये देखते हैं कि भाई ये बुजुर्ग लग रहे हैं, इनको ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होगा, आप उनके पास ले जाते हैं। तो यहां पर भी आप गलती करते हैं। आपको पहले अच्छे से मालूमात कर लेनी चाहिए एडवोकेट के बारे में। इसके अलावा दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि दो तरह की प्रैक्टिस होती है एडवोकेसी में। पहली प्रैक्टिस कि दो आदमी हैं, दोनों की एक जैसी प्रैक्टिस है। पहले व्यक्ति का भी 20 साल का एक्सपीरियंस है और दूसरे व्यक्ति का भी 20 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन उस एक्सपीरियंस में डिफरेंस है। मैं आपको समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक व्यक्ति ने उन 20 सालों में 20,000 केसों को डील किया, दूसरे व्यक्ति ने पिछले 20 सालों में केवल 100 केस को डील किया। टाइम तो दोनों ने दोस्तों कोर्ट में बराबर ही दिया, लेकिन एक के पास काम था, एक के पास काम नहीं था। तो जो ऑब्वियसली जिसने 20,000 केसेस को डील किया होगा उस पर ज्यादा क्षमता होगी, उसका अनुभव उससे ज्यादा होगा। अगली चीज दोस्तों आती है एज को लेकर के।
कई बार ऐसा होता है, मेरे सामने भी क्वेश्चन आता है, बोलते हैं सर आपकी एज तो बड़ी कम लगती है लेकिन आप ऐसे ऐसे मामले डील करते हो। तो दोस्तों इसमें क्या है, एज फैक्टर से क्या है, वही वाली बात आ गई फिर से कि अगर किसी का 10 साल का एक्सपीरियंस है, दूसरे व्यक्ति का 40 साल का एक्सपीरियंस है। अब बात यह भी है कि उस 10 साल में उसने कितने लोगों को डील किया, उसने 40 साल में कितने लोगों को डील किया। तो इसलिए बहुत जगह ऐसा भी है कि बहुत से यंग एडवोकेट्स हैं और वो बहुत अच्छे एडवोकेट्स हैं। मैं खुद ऐसे कई सारे एडवोकेट्स को जानता हूं जो कि बहुत यंग एज के हैं, 30-35 के बीच में हैं, लेकिन वो बहुत ही अच्छे तरीके से सब चीजों को करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानता हूं कि जिसकी एज ज्यादा है वही आपका केस ज्यादा अच्छे से लड़ेगा। आपको यंग एडवोकेट्स को भी मौका देना चाहिए, देखना चाहिए, यदि वो एनर्जेटिक है, काम कर सकता है, तो आप उसके पास भी जा सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी होता है कि जो यंग जनरेशन होती है उसमें काम करने का एक जुनून भी होता है और एक एज के बाद वो जुनून चला भी जाता है। उसके बाद आदमी थोड़ा सा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। तो इसलिए दोस्तों ये बहुत सारी चीजें, फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको बताए। इन सारे फैक्टर्स को आप ध्यान में रखते हुए अपना एडवोकेट अपॉइंट करेंगे और यदि आपने अपना एडवोकेट अच्छा अपॉइंट किया है तो निश्चित तौर पर आपकी जीत होगी और आपको चीजों में रिलीफ भी मिलेगा। अब दोस्तों इसमें एक सवाल और आता है, कई बार लोग आ जाते हैं, वो एक विश्वास पे अपना केस भी दे देते हैं बैकग्राउंड को देखते हुए या सारी चीजों को देखते हुए, फिर उनका एक भय और एक डर होता है कि सर सामने वाली पार्टी का एडवोकेट कौन है। ये क्वेश्चन अमूमन लोग करते हैं। आपके एडवोकेट की मेंटलिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो धज्जियां उड़ा देगा सामने वाले की, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, सामने वाला एडवोकेट कोई भी हो, सामने वाली पार्टी कोई भी हो। दोस्तों मैं अगली बात आपको कहना चाहूंगा कि आपका एडवोकेट हमेशा एग्रेसिव होना चाहिए, यानी कि डिफेंसिव एडवोकेट नहीं होना चाहिए, एग्रेसिव एडवोकेट होना चाहिए। कई बार लोगों को समस्या होती है या लोगों के मन में डर आप कह सकते होता है, वो पूछते हैं कि सामने वाली पार्टी का एडवोकेट कौन है, ताकि वो देखें उसका कितना नाम है, कितनी फेम है या फेम नहीं है, मतलब उन चीजों को गैस करना चाहते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा जो भी सही एडवोकेट होता है उसे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाली पार्टी का एडवोकेट कौन है, चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड का किसी भी लेवल का एडवोकेट हो, उनका कॉन्फिडेंस वहीं का वहीं रहता है जब वो कोर्ट के अंदर खड़े होते हैं। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपको जो एडवोकेट चूज करना है वो बहुत सोच समझ करके चूज करना है, ताकि आपके मुकदमे की जो चीजें हैं वो बिल्कुल सही ट्रैक पर रहे, गलत ट्रैक पर बिल्कुल ना जाए। तो अपने अपने शहरों में जहां भी आप हैं पहले पूरी मालूमात कीजिए, अपने आप को सेटिस्फाई कीजिए, उसके बाद आपको अपना एडवोकेट अपॉइंट करना है। तो आपके केस को जीतने की दूसरी चीज यही होती है कि आपका एडवोकेट कौन है, किस तरह से काम करता है। तीसरा दोस्तों, आप कैसे केस जीतते हैं? जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं, जब आप सामने वाले को दिखाते हैं कि फर्क नहीं पड़ रहा मेरे को, आप जो भी कर रहे हैं मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ रहा। फॉर एग्जांपल मैं हूं, मेरे पर किसी ने केस डाला मुंबई में, ओके, अब मेरे पास मुंबई में केस डाला, अब मेरे सामने क्या हो गया कि मेरे को 1500-2000 किलोमीटर की ट्रैवलिंग करनी है। सामने वाला यही चाहता था कि मेरा हैरेसमेंट हो। अब मैंने क्या किया कि मैं मुंबई चला गया। अब मैं मुंबई जाता हूं तो मैं मुंबई ऑब्वियसली 4 दिन पहले जाऊंगा। 4 दिन पहले इसलिए जाऊंगा क्योंकि मैं मुंबई पहली बार जा रहा हूं, अभी मेरे को घूमना भी है, वहां पे घूमना है, पूरा एंजॉय करना है। साथ में मैं अपने 2-4 दोस्तों को भी लेके जाऊंगा या हो सकता है अपनी फैमिली को भी लेके जाऊं, जिनको मैं पूरा घुमाऊंगा। कुल मिलाकर के 4-5 दिन में वहां अच्छे से एंजॉय करूंगा और उसके 10 मिनट में मैं जाकर के कोर्ट में एक सिग्नेचर मार के आ जाऊंगा। और उसके बाद मेरी जितनी भी फोटोज होंगी वहां पर घूमने के दौरान की, उन सबको मैं शेयर करूंगा और कोशिश करूंगा कि वो वहां तक पहुंचे जिस बंदे ने मेरे ऊपर केस डाला था, ताकि वो फूके, उसको लगे कि भाई मैंने तो हैरेसमेंट करने के लिए बुलाया था, ये बंदा तो एंजॉय कर रहा है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो ये एटीट्यूड आपका होना चाहिए दोस्तों। तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, वो अपना सर पटकेगा 1-2 डेट के बाद कि भाई ये क्या है, तो जब भी आता है मौज मेले करके जाता है यहाँ पर। तो दोस्तों इसी तरह का एटीट्यूड, अगर आप मर मर के चेहरा घुसा करके अपना वहां पे पहुंचेंगे, कोर्ट में ऐसे जाके खड़े हो जाएंगे कि भैया पता नहीं क्या हो क्या है आपको, तो फिर आप समझ लीजिए दूसरा सामने वाला और हावी होगा और वो आपको दबाने की और कोशिश करेगा। जो दबता है उसको और दबाया जाता है और जो दबता नहीं है उसको कोई दबा ही नहीं सकता कभी। और दोस्तों अगली चीज आपको चाहिए कि आप सोचना कम करो। ओवर थिंकिंग आप लोगों को मार रही है, जितना मैं देख रहा हूं ओवर थिंकिंग करते हैं आप लोग, सोचते हैं ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। मतलब कि केस आप पे अभी रजिस्टर्ड भी नहीं हुआ है, लेकिन आप 10 साल बाद की चीजों को भी गूगल पे सर्च कर रहे हैं, यूट्यूब पर ढूंढ रहे हैं कि भाई अगर इस केस में आगे आने वाले 10 साल के बाद अगर हमें सजा हो जाती है तो क्या होगा, उससे हम कैसे बाहर आएंगे। अरे भाई आप लोग क्या कर क्या रहे हो, आप सोचिए थोड़ा सा। अभी आपके ऊपर मुकदमा दर्ज भी नहीं हुआ, आप इतने आगे की सोच रहे हो सकता है तब तक कंप्लेनेंट ही मर जाए या हम ही मर जाए, हम रहे ही ना तब तक, और आप इतना लंबा 10 साल बाद की सोच करके अभी से परेशान हो रहे हो। अभी आपको सिर्फ इतना करना चाहिए कि जो चीज प्रेजेंट टाइम में आपके सामने है, आपको ये देखना है कि आपको उसे कैसे डील करना है, दैट्स इट। अब 10 साल के बाद का प्लान बना बना के 1 महीने तक आप डिप्रेशन में रहे और उसके बाद परमानेंटली डिप्रेशन में चले गए, दिमाग आपका कुंठित हो गया, तो क्या फायदा हुआ। और हो सकता है कि 1 साल बाद ही आपका मैटर किसी वजह से सॉल्व हो जाए, 1 महीने बाद ही सॉल्व हो जाए, लेकिन आप 10 साल तक
तो ये तो कुछ पता ही नहीं है ना भविष्य में क्या होगा। तो भविष्य की बातें सोच सोच करके आप लोग परेशान क्यों होते हैं। इसी तरह से दोस्तों कंसल्टेशन पे भी होता है। जब आप लोग फोन कंसल्टेशन लेते हैं तो कई लोगों का मैंने ऐसे देखा है कि वो पता नहीं कहाँ की बातें पूछते हैं। मीन्स आज से 2 साल बाद क्या होगा सर, वो हमें आज बताइए। अरे कैसे बता सकते हैं भाई, इट इज कंडीशनल ना। 2 साल तक पता नहीं कितने घटनाक्रम बीच में होंगे, क्या क्या होगा। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि आप लोगों को ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। आपको उतना ही सोचना चाहिए जितना आपके लिए जरूरी हो। ओवर थिंकिंग कर करके आप अपने दिमाग पे इतना प्रेशर डाल देते हैं कि रात को आपको नींद नहीं आती है। 24 घंटे जब भी आप उठते हैं, आंख खुलते ही सबसे पहले ख्याल आता है क्या होगा। अरे अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज हुआ, जस्ट आप उसका अगला स्टेप देखिए। पहाड़ों पे गाड़ी चलाते हैं ना, जिसने चलाई उसको पता होगा। जब वो पहाड़ों पे कार की ड्राइविंग की जाती है और आप नजर उठा के देखते हैं, सामने बहुत दूर आपको उससे ऊंची पहाड़ पर एक सड़क दिखाई देती है, वहां गाड़ियां चल रही होती है, तो आपका सिर चकराने लगता है। या फिर आप नीचे देखेंगे खाई की तरफ, नीचे नदी होती है बहुत ज्यादा गहराई में, आपका सिर चकराने लगता है। आपको कुछ समझ नहीं आता और कई बार आपको गाड़ी स्टॉप करनी पड़ती है कि गिर ना जाए। लेकिन जब आप केवल अपने अगले मोड़ पे ध्यान देते हैं, अपनी गाड़ी के ठीक सामने एक मोड़ आया, आपने बैंड कर दी गाड़ी, फिर दूसरा मोड़ आया, आपने बैंड कर दी गाड़ी, इस तरह से आप चलते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता आप कैसे उस हिल स्टेशन पे पहुंच जाते हैं जहां के लिए आप निकले हैं। लेकिन जब आप ये गलती करते हैं कि आप अपने से बहुत दूर की रोड को देखने की कोशिश करते हैं, या दूसरी चोटी पे चल रही है जो गाड़ियां उनको देखने की कोशिश करते हैं, या फिर नीचे डीप खाई को देखने की कोशिश करते हैं, उस समय पे सारा मामला गड़बड़ हो जाता है, आपका सिर चकरा जाता है, आपको डर करके गाड़ी रोकनी पड़ती है। तो अब आपके ऊपर है कि आपको अपनी गाड़ी रोकनी है या इससे बाहर आना है, निकालना है, उस हिल स्टेशन पे पहुंचना है। तो दोस्तों इसके लिए जरूरी यही है कि जितनी चीजें मैंने आपको बताई, इन सारी चीजों को ध्यान में रखिए। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मुकदमे को बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर लड़िए और इनमें से कोई भी अपना लूज पॉइंट मत छोड़िए, लूप होल मत छोड़िए और बिल्कुल एग्रेसिव मोड में रहिए। एक बात और कहूंगा छोटी सी, आपको मैं ये समझता हूं अपनी देशी स्टाइल में रहना चाहिए। कहने का मतलब, जो क्लाइंट मैंने देखा है ज्यादा इंग्लिश बोलते हैं ना, मींस मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंग्लिश लैंग्वेज से मुझे कोई प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने ये देखा है कोर्ट के अंदर जो खड़े होकर के बिल्कुल जेंटलमैन की तरह इंग्लिश में बात करते हैं ना, उन लोगों को हमेशा सामने वाली पार्टी दबाती है सीधा समझ करके। और जब हम गुंडों वाली स्टाइल में बात करते हैं तो सामने वाले की हिम्मत नहीं पड़ती कि वो हमसे बात कर ले। तो मेरा मानना यह है कि हमको उसी तरीके से रहना चाहिए, हमको बिल्कुल उसी स्टाइल में रहना चाहिए जैसे कि सामने वाले ने हमको बोला कि भाई तेरे को बंद करा दूंगा जेल में, तुम्हारी पूरी फैमिली को एक एक को लपेटवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, धमकियां दी, वापस वैसे ही धमकियां देनी है भाई। बोलना है कि ठीक है तू बंद करा, उसके बाद देख मैं क्या करता हूं। सिर पे पैर रख करके भागेगा जब मैं करने पे आऊंगा, और जब मैं करने पे आऊंगा ना तो तेरे को समझ नहीं आएगा कि देश के कौन से कोने में जाकर के छुपूं। किसी के भी धमकी देने पे आपका यही रिएक्शन होना चाहिए। अगर आपने मुंह उतार लिया ना भाई सोच के कि पता नहीं क्या कर लेगा। दोस्तों कई बार ये होता है कि सामने वाली पार्टी के जो रिश्तेदार होते हैं वो कोई एडवोकेट होता है, कोई पुलिस में होता है, कोई जज होता है, कोई कुछ होता है। तो ऐसे में दोस्तों हम लोग डर के बैठ जाते हैं कि सामने वाली पार्टी के रिश्तेदार तो ऐसे ऐसे जानने वाले हैं, और हमारे आधे मुकदमे का दम तो वहीं पे निकल जाता है। तो ऐसे में ये समझ लीजिए आप, चाहे सामने वाली पार्टी के रिश्तेदार कुछ भी हो, कुछ भी मतलब कुछ भी हो, तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको इतना सोच लेना है कि आपको जीतना। अभी कुछ दिन पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, एक कोई थे सज्जन, वो कहने लगे कि सर बाय चांस हम ये मुकदमा हार गए तो। मैंने कहा भैया नहीं हारेंगे। कहते नहीं, अच्छा बाय चांस हार गए तो। मैंने कहा अरे नहीं हारेंगे। फिर उन्होंने एक बार और बोला कि हार गए तो। मैंने कहा मैंने आपको कह तो दिया नहीं हारेंगे। अब दोस्तों उन्होंने कहा कि सर ऐसा तो कोई भी वकील नहीं कहता, कितने बड़े वकील पे चल जाओ कहता है कि कोई बात नहीं कहूंगा, आप ये बात कह रहे हैं। मैंने कहा ये बात मुझे कहनी पड़ेगी, ये बात मैं कहूंगा आपको तभी तो आप कॉन्फिडेंस से भरेंगे ना, वरना आप भी सोचेंगे हार जाएंगे तो। अब हार जाएंगे तो 10 साल बाद की सोच के हार जाएंगे तो आज परेशान होने लग जाए। अरे हार जाएंगे तो हार जाएंगे भाई, लेकिन हम पहले से क्यों सोच के बैठे कि हम हार जाएंगे। और अपने ऊपर इतना तो विश्वास रखो, अगर हम कोई किसी चीज में जा रहे हैं तो हम क्यों सोचे हम हार जाएंगे, दूसरा हारेगा वो अपील में जाएगा, हम नहीं जाने वाले, हम जीतेंगे, हम जीतने के लिए हैं, हमें जीतना है। मैं तो भैया अपने जितने केस लड़ता हूं जीतने के लिए लड़ता हूं, हारने के लिए कोई नहीं लड़ता। वो ठीक है कभी किस्मत खराब हो, फैक्सी केस के ऐसे हो कि निकल ना सकते हो, दैट्स अनदर मैटर, बट मैं जितने केस लड़ता हूं वो जीतने के लिए लड़ता हूं, ना कि हारने के लिए। और यही मेंटेलिटी आपको भी रखनी है कि आप जितने केस में जा रहे हो, आप जो भी कर रहे हो वो जीतने के लिए कर रहे हो, ना कि हारने के लिए। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ साथ एक आपको एग्रीशन का बैलेंस अपने दिमाग में बना के रखना है कि वो एग्रीशन की ज्वाला जलती रहनी चाहिए कि भाई हमको जीतना है और हम ही जीतेंगे। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए कि कैसे कैसे आप केस जीत सकते हो और कैसे कैसे आपको अपनी माइंडसेट को तैयार करना है केस को जीतने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके केस में आपको निश्चित रूप से फायदा पहुंचेगा।
यदि दोस्तों आप अपनी किसी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे बात करना चाहें तो आपको पता है कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है और उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।